नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र की नई चुनौतियां और चुनाव आयोग की भूमिका पर आज पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के तौर पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह भी पहुंचे और इन्होंने जोरदार स्पीच भी दिया। हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, आप लोग को अभी कुछ ही दिनों पहले करारी हार मिली है, तो ये चुनौतियां और बड़ी हो गई है। करारी हार सुनियोजित तरीके से गुजरात मॉडल के आधार पे सत्ता पक्ष के द्वारा यह रचा गया, कूट रचना की गई। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि पहले वोट चोरी किया इन लोगों ने 72 लाख, और फिर बचे हुए मतदाताओं का वोट खरीदा गया, और यह दोनों ही सरकारी तंत्र के जरिए हुआ। अगर इस तरीके से अगर चुनाव होगा तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा इस देश के भीतर। क्यों? जब मतदाता सूची में ही जब विपक्ष के लोगों का नाम हटा दिया जाएगा तो कौन विपक्ष को मतदान करेगा? दूसरे जो बचे हुए लोग थे उनको उनकी गरीबी और उनका मानसिक शोषण करते हुए 10,000 रुपये ही केवल नहीं दिए गए, यह कहा गया कि जो वोट देगा एनडीए को, उसी को 1,90,000 वाली दूसरी किस्त आएगी। ये दूसरी किस्त देंगे या नहीं देंगे सबको मालूम है कि नहीं देने वाले। इनको देना होता तो पहले ही दे चुके होते। बाकायदा मतदाताओं को चुनाव आयोग के देखरेख में धमकाया गया। यह मैं बात कर रहा हूँ सत्यापित तरीके से। सभी मतदान केंद्रों पे गैर कानूनी तरीके से जीविका दीदियों का डेपुटेशन किया गया 5-5, और उन जीविका दीदियों के द्वारा उन तमाम महिलाओं को धमकाया गया बूथ पर, जिनको 10,000 मिला था कि अगर आप नहीं देंगी नीतीश कुमार को, भाजपा को वोट, तो आपको अगली किस्त नहीं दी जाएगी। ऐसा 75 साल के इतिहास में हम लोग नहीं देखे। वोट लूट संगठित तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा बूथ पर खुलेआम किया गया, और सभी लोग मौन साधे रहे। क्या निर्वाचन आयोग लेवल प्लेइंग करने का जो उसकी जिम्मेदारी था, उस जिम्मेदारी को कहीं निभाया? दूर दूर तक नहीं निभाया, और बिहार के चुनाव को जनमत को लूट लिया गया। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जनमत को लूटा जा रहा है? जैसे कि आपने ये भी कहा कि लोग मौन साधे हुए रहे। मौन साधे हुए तो आप लोग भी हैं अभी तक, मतलब उस तरह से आप लोग की पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया नहीं। आश्चर्यजनक है। हम तो चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे कि लूट चोरी हो रहा है। हम तो वोट अधिकार यात्रा की पूरे बिहार में लोग सवाल कर रहे थे कि आप सब काम छोड़ के वोट चोरी पर क्यों घूम रहे हैं भाई? ये वोट चोरी के खिलाफ तो पूरा महीनों नहीं सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी हम मौन कहाँ साधे हुए हैं? हम आज भी लगातार काम में लगे हुए हैं। हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि सभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें, क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं है। हम विपक्ष हैं। सरकारी कागजों को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चूहा बिल्ली का खेल कर रहा है, फॉर्म 17C नहीं देना, रिजल्ट को अपलोड नहीं करना वेबसाइट पर कि हम उससे मिलान कर सकें, तो ये कई ऐसी अभी बाधाएं हैं जिसको हम 1 महीना कोशिश कर रहे हैं कि सभी डेटा को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकें। हम बिहार में जो रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है, ऐसा अनुभव है कि बिहार की जनता भी उस पर चिंतन कर रही है? बिहार की जनता तो निराशा में है, चिंता में है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में ब्रेन डेड मुख्यमंत्री से मुक्ति नहीं मिला। जिन मुख्यमंत्री को ये होश नहीं होता है कि सरेआम वो पैर पकड़ते हैं। क्या लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सम्मान जरूर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पैर पकड़ रहे हैं एयरपोर्ट पे, ये बिहार की जनता का अपमान नहीं हो तो क्या है? किस बात के लिए मुख्यमंत्री माफ़ी मांग रहे हैं? किस बात के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं जिसके चलते उनको पैर पकड़ना पड़ रहा है? ये सरेआम ऐसा हम लोगों ने पूरे राजनीतिक जीवन काल में नहीं देखा जो बिहार आज फेस कर रहा है। यह बिहार का अपमान है 13 करोड़ लोगों का, कि मुख्यमंत्री को पैर पर 75-80 साल का बूढ़ा आदमी को प्रधानमंत्री के पैर पे गिरना पड़ रहा है। एयर पे पूरा वीडियो चल रहा है। इसके बाद भी लोगों को लगता है कि हम लोग सही नहीं बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का दिमाग का जांच करा लिया जाए। आप क्या कह रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है, नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुखौटा भर है? ये 100% मुखौटा पिछले 3-4 साल से हैं।
ये मुखौटा मुख्यमंत्री है। मैंने पहले भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। असल मुख्यमंत्री तो दिल्ली में गुजरात वाले दोनों नेता हैं, उनके इशारे पर बिहार का सत्ता चलाया जाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर। ये नाम मात्र के हैं, रबर स्टाम्प। जी जी जी। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि एक खास वर्ग के लोग के खिलाफ जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ से जंगल राज खत्म कर देंगे। बुलडोज़र की बात की जा रही है और साथ में राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस भी आ गया है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बहुत साफ है कि बुलडोजर का राज जंगल राज का प्रतीक माना जाता है। जंगल कानून, बुलडोजर का मतलब ही होता है जंगल कानून, जहाँ कोई कानून नहीं। किसी का बिल्डिंग ढाना, किसी की संपत्ति जब्त करना यह माननीय न्यायालय का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार जुडिशियल पावर भी अपने के यहाँ केंद्रित करना चाहती है, ले लेना चाहती है। ये सबसे बड़ा जंगल राज है। कोई अपराधी है, उसके लिए दंड निर्धारित है, कोर्ट कानून में उसकी सज़ा तय है, मुकर्रर हैं, वो जेल जाएंगे लोग। लेकिन संपत्ति कब्जा कर लेना, उसको ढहा देना, यह जंगल राज का प्रतीक है। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात से जो चला हुआ बिहार तक जो लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध हम लोग दर्ज करेंगे। राबड़ी देवी जी के आवास का कोई मतलब नहीं, राबड़ी दीदी के को रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि राबड़ी देवी जी के लिए व्यक्तिगत किसी आवास की आवश्यकता है, कतई नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान को चेक करने के लिए लोकतंत्र में विपक्ष का कानून बना है और विपक्ष के नेता के तौर पे मुझे आवास मिला था। तो क्या इस बिहार में विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? क्या विपक्ष के पास जो हमारे जो कानून के दायरे में मिली हुई सुविधाओं को छीन लिया जाएगा? जो सोचते हैं कि हम सुविधाओं को छीन लेंगे विपक्ष के नेता से, इसीलिए हम विपक्ष के नेता मौन साध लेंगे और हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो मुगालते में हैं। सड़क पर ही खड़ा होकर हम सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। विपक्ष केवल आवास और कार्यालय के भरोसे नहीं है, हम जनता के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरह से चुनाव में भारी मतलब वोट मिलते हैं आप लोग को, बड़ी संख्या, भले ही आप लोग हार गए हों, और अब जब सरकार बनी है तो तेजस्वी यादव लालू परिवार को टारगेट एक तरह से किया जा रहा है। इसे टारगेट के तौर पे आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, लालू परिवार जी को केवल नहीं टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के वो नेता हैं दोनों। परिवार के तौर पे टारगेट छोटी बात हो गई, विपक्ष पर टारगेट है कि विपक्ष के पास कार्यालय ना हो, विपक्ष के पास घर ना हो, सत्तारूढ़ दल से सवाल न करे, बिना विपक्ष का ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में संभव है बिना विपक्ष का? वो संदर्भ में इस बात को देखा जाना चाहिए। जी जी जी। आपने अभी यहाँ बहुत शानदार स्पीच दिया, लोकतंत्र की नई चुनौतियाँ और चुनाव आयोग की भूमिका। लोकतंत्र की बात हुई तो आप लोगों ने अपनी पार्टी की भी बात की। आपकी पार्टी में क्या लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टियों के भीतर होना चाहिए, वह एक संकटग्रस्त एरिया है, संकटग्रस्त क्षेत्र है। ये भारत के भीतर सभी राजनीतिक दलों के भीतर, ऐसा नहीं कि उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल कोई आरोपी बनाने की इसकी आवश्यकता है। उसके भी सुधार के लिए हम लोग आंतरिक तौर पे अपनी बातचीत करते हैं और हर पार्टी हमसे ज़्यादा अलोकतांत्रिक बाकी पार्टियां हैं, हाई कमान कल्चर है उनके पास। हमारे पास तब पर भी हम लोगों की नेतृत्व के द्वारा कंसल्टेशन किया जा रहा है, उसको और इस श्रृंखला को मजबूत करने की बात हो रही है कि मजबूती से इसको एक पार्टी के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो, केवल राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के भीतर। जी जी, आप खरी खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी है, जो इसको नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस हार के बाद जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस पर वो सोचेंगे? नेतृत्व हमेशा लगातार समीक्षा बैठकें, आप देख रहे होंगे कि खबरें आती होंगी कि लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों से राय ली जा रही है कि क्यों जीते भी तो कैसे जीते, हारे तो कैसे हारे, और बाकी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में ही है। वोट चोरी का किस तरह से 72 लाख वोट बिहार के उन गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया, किस तरीके से सरकारी पैसे से वोट को प्रभावित करने के लिए 10-10 हज़ार जीविका दीदी को दिया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा भी
हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि इसके अलावा अन्य कौन सी चुनौतियां पैदा हुई हैं जिसका हम भविष्य में निराकरण कर सकें। आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि चुनाव में हार मिली और सबसे ज़्यादा जो हार में नाम उछला वो संजय यादव का उछला कि वो आपके पार्टी के नेतृत्वकर्ता के राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। आपका क्या सोचना? देखिए, मैं बड़े कारणों को छुपाने के लिए कोई छोटी कारणों की चर्चा हो, यह एक सत्ता पक्ष का एक या जो हम लोगों की जो विरोधी हैं उनके लोगों ने एक खबरों को प्लांट किया। एक छोटी समस्या है, वो बड़ी समस्या नहीं है जिसके बारे में इतनी बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता हो। कोई व्यक्ति के तौर पे किसी पार्टी को न चुनाव जिता सकता है न हरा सकता है। वो बहुत छोटी समस्या है जिसको पब्लिक डोमेन में मीडिया में जिस तरह से स्पेस दिया जा रहा है वो वास्तविक कारणों को छुपाने के लिए दिया जा रहा है। वास्तविक कारण थे कि वोट चोरी हुए, वास्तविक कारण थे कि सत्ता पक्ष के द्वारा सरकारी पैसे से वोट को प्रभावित किया गया। ये सब बड़े कारण थे। ये सब छोटी बातें लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी व्यक्ति के फेलियर होने से पूरी पार्टी नहीं फेल कर सकती, पूरा चुनावी परिदृश्य नहीं बदल सकता, ये नहीं मैं मानता। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाक ढंग से पूरी बात रखी और कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका आज नहीं काफ़ी पहले से संदिग्ध थी और हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।